वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात कर बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का यूनिट 4 का पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं फिजिकल पॉलिसी डिफिनीशंस, डिफिसिट्स एंड टाइप्स, एफआरबीएम एक्ट, रिकमेंडेशन ऑफ एनकेसिंग कमिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब चलिए बात करते हैं पार्ट 2 का वीडियो। इस पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे जीरो बेस बजटिंग, बजट रिफॉर्म्स, मसाला बॉन्ड्स, एनआरआई बॉन्ड्स, डेट, जीडीपी रेशियो, फिजिकल रैग एंड फिजिकल क्लिफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जीरो बेस बजटिंग। तो जीरो बेस बजटिंग क्या है कि यह पॉलिसी मेकर के द्वारा जो बजट तैयार करते हैं उनके द्वारा एक सिस्टमेटिक अप्रोच है फॉर द फिनेंशियल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक अप्रोच है जो डील करता है किसी भी प्रोग्राम्स या कोई भी पब्लिक सर्विसेज हैं उसका मोस्ट और मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिवली कैसे काम किया जाए। ठीक है, तो इट इज़ ओरिएंटेड विद द मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक गुड्स और डिमांड। ठीक है, यह एक अप्रोच है। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है जीरो बेस बजटिंग में। जीरो बेस बजटिंग में हम क्या करते हैं कि एवरी ईयर का एक अलग बजट स्ट्रेटजी अपनाते हैं और हम कंसीडर करते हैं एक बेस लेवल को, और बेस लेवल का मानते हैं कि ये जो बजट है वो बेस जीरो से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद हम प्रोग्राम्स को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्थ, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो किसी भी ईयर का जो बजट स्ट्रेटजी होता है स्टार्ट फ्रॉम द बेस ज़ीरो। हम कर जो भी प्रोग्राम अगर पहले से चले भी आ रहे होंगे, लाइक 2018 से चल रहा होगा और 2025 तक चल रहा है, तो उस प्रोग्राम को भी हम मानते हैं कि कोई इन्वेस्ट नहीं किया गया, कोई खर्च नहीं किया गया। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना डिमांड है, कितना उस पर खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर हम ऐड करते हैं। दूसरी बात किया जाए, यह जो होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे आधारित होता है। तो जो भी प्रोग्राम पे हम लोग खर्च कर रहे हैं अगर उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है, मतलब उसका प्रोग्रेस अच्छा है, अच्छा काम हुआ है, तो उस पर फंड एलोकेट करती है। मगर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से, एक स्टैंडर्ड मापदंड से अगर वो कम आता है तो उस प्रोग्राम को या तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं देते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं या वेरी लेस, बहुत कम देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अभी के अभी नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में है। तो जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होते हैं जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लॉन्ग टर्म में निकलता है तो उस बजट को हम अभी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस टाइप के जो बजट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म बजट होते हैं, उसमें जो जीरो बेस बस्टिंग है वो लिमिटेड की जाती है। मीन्स वी आर गिविंग सम अमाउंट टू देम बट वी आर नॉट स्टॉपिंग completely to like that project। तो वही है आपका लिमिटेड जीरो बेस बजटिंग। अब बात करते हैं कि यह लिमिटेड जीरो बेस बजटिंग कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोवर्टी पॉवर्टी से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, या फिर जैसे हो गया आपको उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो डेवलपमेंट से और ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड हैं। तो ये सारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाले प्रोग्राम हैं, लॉन्ग टर्म में देखना जाने वाला प्रोग्राम है, इसीलिए इसमें लिमिटेड JBB मतलब जीरो बेस बस्टिंग की जाती है। अब डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल बस्टिंग में और जीरो बेस बस्टिंग में। तो ट्रेडिशनल बस्टिंग क्या होता था कि ट्रेडिशनल बजटिंग जो थी यह काउंटिंग ओरिएंटेड था। काउंटिंग ओरिएंटेड मतलब हाउ मच वी आर स्पेंडिंग, मतलब किसी प्रोजेक्ट में कितना हम एक्सपेंड करते हैं उस पे और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उस प्रोजेक्ट पे, और उसका हम मॉनिटरिंग करते थे। जबकि जीरो बेस बजटिंग की बात करें इसमें डिसीजन जो लिया जाता है वाई वी आर स्पेंडिंग इन दिस प्रोजेक्ट और उसका क्या टारगेट्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, तो इस पे ओरिएंटेड होती थी आपका जीरो बेस बजटिंग। अब बात करते हैं फोकस में। तो हम ऑब्वियसली ट्रेडिशनल बजट में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते थे कि क्या इस प्रोग्राम पे खर्च हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। हाँ, समहाउ हमको उसमें भी मतलब एक ट्रेडिशनल बजट में भी हमको टारगेट्स दिए जाते थे, मगर वो आपको उतना आपको वर्थफुल इम्पैक्ट नहीं होता था। जबकि जीरो बेस बस्टिंग में चूँकि ईयर बाय ईयर हम समय के अनुसार सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एक एनालिसिस अप्रोच लेकर के हम लोग टारगेट को अचीव करते हैं।
कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो ट्रेडिशनल अप्रोच में बजट बना दिया जाता था ऊपर लेवल पे, और उस बजट का जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए उसको खर्च किया जाता था, और एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो टॉप से बॉटम की ओर कम्युनिकेट की जाती थी, ठीक है। तो ऑपरेट करता था फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द इंड यूजर, मतलब एक वर्टिकली आपका अप्रोच कम्युनिकेशन किया जाती थी। जबकि जीरो बेस बजटिंग में हॉरिजॉन्टल अप्रोच और वर्टिकल अप्रोच दोनों होती है। हॉरिजॉन्टल मीन्स और वर्टिकल मीन्स, हॉरिजॉन्टल मीन्स जो लेवल एक समान लेवल पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नेसेसिटी है, जो दिखना है, उसका भी फॉलोअप किया जाता था, और जो पॉलिसी और चीज़ बनकर आ रही है तो उसका भी कंसिडरेशन की जाती थी। तो बोथ डायरेक्शनली हम लोग इस पे काम करते थे, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बढ़िया काम होता था, जीरो बेस बस्टिंग में काम होता है। अब बात करते हैं क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन, ये दो कीवर्ड जो है आपको इम्पोर्टेंटली समझना है। क्राउडिंग आउट सजेशंस क्या होता है? क्राउडिंग आउट क्या होता है कि क्राउडिंग आउट होता है कि जब भी पब्लिक सेक्टर के द्वारा खर्च ज़्यादा हो रहा है और वही ड्राइव्स करता है इन द मार्केट। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का, या पब्लिक सेक्टर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, पीएसयूज़ हैं, और ये गवर्नमेंट है, तो वो अगर स्पेंडिंग को ड्राइव्स करता है और ज़्यादा खर्च करता है। अब ज़्यादा खर्च करना है तो क्या होगा कि जब ज़्यादा खर्च करना है तो पैसा का डिमांड होगा। अब पैसा ज़्यादा चाहिए गवर्नमेंट को तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है। तो कहीं ना कहीं जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट लेती है, जिससे होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और प्राइवेट सेक्टर एंटिटी में जो है स्पेंडिंग कम जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले जो हाई इंटरेस्ट रेट को पे करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। यह सिचुएशन जो है वो आपको क्राउडिंग आउट सिचुएशन कहा जाता है, क्राउडिंग आउट कहते हैं इसको। अब ये इसका होने का मेन 3 रीज़न क्या है? इकोनॉमिक्स चेंजेस। अब इकोनॉमिक्स चेंजेस मतलब इकोनॉमिक्स ऐसा सिचुएशन है कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना ही करना है, ठीक है। अब इस चीज़ को, चूँकि इकोनॉमिक्स चेंजेस है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होती है उस पर आपको, जैसे कि फाइनेंशियली इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बजट्स और प्रोग्राम्स लाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल वेलफेयर। तो जो भी अगर सोशल आपका काउज हैं, सोशल वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स हैं, परियोजनाएं हैं, चलाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर्स करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मनी चाहिए। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मेन काउज ऑफ क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग इन सिचुएशन क्या आता है? क्राउडिंग इन भी यही सजेशन है, क्या आता है कि अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डिमांडिंग द मनी। बट इसमें सिचुएशन क्या है क्राउडिंग इनमें, कि जब पैसा होती है तो वो सारे प्रोजेक्ट जो हैं, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर को जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को काम करती है, तो वहाँ भी पैसा इन्फ्यूज़न किया है। तो प्राइवेट सेक्टर में इसके चलते इम्पेक्ट क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर में इन्फ्यूजन होगा पैसा, और वो पैसा जो है आपको वेजेस के रूप में पब्लिक के पास आती है, ठीक है। तो ये आपका क्राउडिंग इन सिचुएशन मतलब प्राइवेट सेक्टर में पैसा इनफ्लो की जाती है। अब बात करते हैं बजट रिफॉर्म। तो टाइम टू टाइम हम लोग बजट में रिफॉर्म्स लाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस करते हैं। अब जैसे रिसेंटली में रिफॉर्म्स लाए हैं बजट रिफॉर्म्स में, वो है आपका बजट प्रेजेंटेशन प्रीफॉर्म सिंस 2017 और 18। तो 2016 से पहले क्या होता था कि बजट जो है वो लास्ट वर्किंग डेज ऑफ फरवरी लाई जाती थी। तो अब क्या कर दिया गया है, उसको प्रीपोन कर दिया गया है, वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को लाया जाता है बजट। अब बात करते हैं रेलवे बजट की। बात करें तो रेलवे बजट 2016 से पहले आपको अलग इंडिपेंडेंट बजट बनकर आता था, जबकि 2017-18 के बाद यह यूनियन बजट के साथ मिला दिया गया है। अब रेलवे बजट की बात किया जाए, जैसा कि जानते हैं 1924 में एक्वर्थ कमेटी ने सजेस्ट किया था, 1924 में एक्वर्थ कमेटी ने सजेस्ट किया था कि हमारा रेलवे का एक अलग बजट होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं था और अंग्रेज़ों का रूल्स चलता था। तो उन्होंने अपने सहूलियत के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट और रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए अलग से बजट तैयार करने के लिए और अलग बजट एलोकेशंस के लिए सजेशन दी गई थी। बट अभी करंट के सिचुएशन में हम अच्छे पोजीशन पे हैं, और वी हैव लाइक हम लोग ऐसा एनालाइज़ किए, वी हैव एनालाइज़ की इस सिचुएशन में अभी हमको इंडिपेंडेंट रेलवे बजट की आवश्यकता नहीं है। देन वी आर गोइंग टू मर्ज दिस रेलवे बजट विद द यूनियन बजट।
सो फ्रॉम नाउ क्या है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लाइक 2017-18 बजट के बाद से हमारा जो है एक बजट आता है। अब क्या हुआ, तीसरा है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। तो प्लान एंड नॉन एक्सपेंडिचर्स जो है उसको रिमूव करके नया आया है कीवर्ड, वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शंकराचार्य, अब फोर्थ पॉइंट है शंकराचार्य कमेटी फॉर अ कैलेंडर ऑफ बजट। तो शंकराचार्य कमेटी ने रिसेंटली एक सजेशन दिया है और वो सजेशंस रिलेटेड विद द बजटिंग है और कैलेंडर बजट में क्या होना चाहिए। तो कैलेंडर बजट से रिलेटेड शंकराचार्य कमेटी ने रिफॉर्म्स लाए हैं। मसाला बॉन्ड की बात किया जाए तो मसाला बॉन्ड का जो वर्ड मसाला क्यों आया, इसलिए क्योंकि यह इंडियन कंपनी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इंडियन मसाला वर्ल्ड फेमस है, तो इसीलिए आपका कीवर्ड मसाला आता है। अब बात करते हैं ये मसाला बॉन्ड रिलीज़ कौन करता है। तो मसाला बॉन्ड रिलीज़ करता है बड़े बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इशू बाय द इंडियन कॉरपोरेट, मतलब इंडियन कॉरपोरेट इशू करती है विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो भारतीय कंपनी को अगर जब भी पैसा चाहिए और उसको रुपीज़ डिनोमिनेशन में पैसा चाहिए, तो वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बॉन्ड रिलीज़ करना है, मसाला बॉन्ड। तो वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करती है टू इशू द मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड होता क्या है कि मसाला बॉन्ड क्या होता है कि इंडियन कंपनी को पैसा चाहिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड रिलीज़ करती है मसाला बॉन्ड, और वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स जो उनका ट्रस्ट होता है इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, तो वो बॉन्ड को ख़रीदते हैं और उसको पैसा डॉलर में देते हैं। अब वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन कंपनी को वो रुपीज़ में देती है पैसा। अब बात किया जाए रिटर्न कैसे होता है, तो रिटर्न होता है कि अगर बॉन्ड अगर सेल करता है कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो वो सेल करता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वह देती है आपका इसको इंडियन कंपनी को, इंडियन कंपनी रुपी डिनोमिनेशन में पैसा देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और उस पैसा को डॉलर के फॉर्म में विदेशी लोगों को दे दिया जाता है, विदेशी इन्वेस्टर को। तो इस तरह से मैकेनिज्म चलता है। अब बात करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या फ़ायदा है। तो इट ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट एंड दस बेनिफिट द इन्वेस्टर। तो ऑब्वियसली चूँकि ये मसाला बॉन्ड हाई इंटरेस्ट रेट को ऑफ़र करता है, इसलिए बेनिफिट इन्वेस्टर को काफ़ी बेनिफिट होता है, वो अट्रैक्टेड होते हैं। इट हेल्प इन बिल्डिंग अप फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द रुपीज़ डिनोमिनेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो कैपिटल गेन की बात किया जाता है तो रुपीज़ डिनोमिनेशन में ये एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स है, ठीक है। इट बेनिफिट्स, अब बोरोवर को क्या फ़ायदा होता है कि इसमें कोई भी करेंसी रिस्क नहीं होता, मतलब कोई भी करेंसी फ्लक्चुएशन होता है तो वो रिस्क जो है उस बोरोवर का नहीं रहा, ठीक है। अब बात करते हैं बोरोवर कैन मोबिलाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, चूँकि फॉरेन से फर्स्ट आ रहा है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू मैनेज और मोबिलाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड थ्रू दिस मसाला बॉन्ड। अब बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि इट ऐड बोरोवर टू कट डाउन देयर कॉस्ट। तो बोरोवर का जो कॉस्ट होता है उसको कट डाउन करता है, बिकॉज दे आर आउटसाइड इंडिया पे इशू किया जा रहा है एंड बिलो 7% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब बात करते हैं कि मसाला बॉन्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यह जो मसाला बॉन्ड है वो इंटरनेशनलाइज करती है इंडियन रुपीज़ को, ठीक है। दूसरा है नो थ्रेट ऑफ एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। इसमें जो इंडियन कंपनी है उसको किसी प्रकार का एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि वो रुपीज़ में लेन देन करेगी, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रुपये में देगी और रुपये में ही लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ये इशू बाय क्या करता है इंडियन कंपनी वाया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन इट। तो मसाला बॉन्ड में कौन इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। एनटीपीसी वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने मसाला बॉन्ड को इशू किया था। अब बात करते हैं एनआरआई बॉन्ड। तो एनआरआई बॉन्ड कौन रिलीज़ करता है, एनआरआई बॉन्ड इज़ इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
किसको रिलीज़ करता है? ऑल एनआरआईज़ को। जितने भी एनआरआईज़ हैं, नॉन नेशनल इंडियन, अगर वो इंडियन कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दे कैन बाय द एनआरआई बॉन्ड्स और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो एनआरआई बॉन्ड होता है वो ऑफ़र करता है हाई रिटर्न्स को। हाई रिटर्न्स होने के चलते जो एनआरआईज हैं वो उनको इन्वेस्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये इसमें फ़ायदा होगा तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ऑफ़र करता है हायर रिटर्न्स रदर दैन लाइक नॉर्मल जो भी होता है उससे ज़्यादा हायर करता है, इसलिए लोग एनआरआई इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है कि जब भी अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक असेट्स फेल कर जाती है किसी तरह का इन्वेस्टमेंट में, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि एनआरआईज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हायर रिटर्न ऑफ़र करते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि मैनी इन्वेस्टर वो लोग देखते हैं कि ये सेफ़ टूल है, बिकॉज ये रिलीज़ किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ आरबीआई, और उसका रेटिंग जो है AAA है। तो इस सिचुएशन में वो दे फील कि सेफ़ है और वो इन्वेस्ट करते हैं। इशू इन फॉरेन कंट्री, अब जो भी एनआरआई बॉन्ड है वो इंडिया में रिलीज़ नहीं होता है, ये विदेश में रिलीज़ किया जाता है और इंडियन एनआरआई के लिए होता है, ठीक है। इशू थ्राइस बाय इंडिया, तो इंडिया ने अभी तक 3 बार एनआरआई बॉन्ड को इशू किया है। बात करते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। तो डेट टू जीडीपी रेशियो कहता है कि होता क्या है कि डेट टू जीडीपी रेशियो किसी कंट्री का 300% है, किसी का 600% है, वो इम्पैक्ट नहीं करता कि कंपनी मतलब किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेट टू जीडीपी रेशियो कैसा क्या है, उस पर इम्पैक्ट नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि मतलब उसका इकोनॉमिक साइज़ क्या है। तो डेट टू जीडीपी डिपेंड्स करता है साइज़ ऑफ इकोनॉमी। अगर साइज़ ऑफ इकोनॉमी हाई है और उसका डेट टू जीडीपी रेशियो हाई है तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर किसी का डेट टू जीडीपी रेशियो 60 है या 30 है बट उसका साइज़ ऑफ इकोनॉमी कम है, तो उस सिचुएशन में काफ़ी हाई इम्पैक्ट करता है, तो कंट्री टू कंट्री। अब रिसेंटली एक बात किया जाए कि रिसेंटली एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टडीज़ किया गया, उन्होंने बताया स्टडी में कि किसी भी कंट्री का अगर डेट टू जीडीपी रेशियो 77% से ज़्यादा है और वो काफ़ी लंबे समय तक प्रोलॉन्ग किया है, काफ़ी लंबे समय तक चला है, अगर हायर डेट टू जीडीपी रेशियो, तो उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि सिग्निफिकेंटली देखा गया है कि कुछ समय के बाद उस कंट्रीज़ के इकोनॉमी में जो स्लो ग्रोथ होती है, स्लो डाउन आता है कोई उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में, यह वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट में बताया गया। अब बात किया जाए कि अगर किसी भी कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो अगर कम है, वो इंडिकेट करता है कि उस इकोनॉमिक में प्रोडक्ट एंड सेल द गुड्स, मतलब प्रोडक्ट एंड सेल जो है वो अच्छा हो रहा है और उसका सिग्निफिकेंटली जो भी है मतलब सफिशिएंटली पे बैक डेट विदाउट इंक्योरिंग फर्दर डेट, मतलब वो हो क्या रहा है कि किसी भी वस्तुओं का वहाँ प्रोडक्शन और सेल्स अच्छा हो रहा है और किसी प्रकार का उसमें डेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात किया जाए कि जो सबसे हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्री किसका है, तो जापान जो है, इसका जो है डेट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी हाईएस्ट है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि यह जापान जो है इसका ग्रोथ नहीं होगा, यह डिपेंड करता है उसके आपके साइज ऑफ इकोनॉमी में, चूँकि जापान का इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं करता है, ये आपके 5 फैक्टर हैं जिस पे डेट टू जीडीपी रेशियो कैलकुलेट होती है। तो अगर डेट टू जीडीपी रेशियो अगर जापान का हाई है, इसका मतलब नहीं कि वर्स्ट कंट्री बन गया, इट्स डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, ठीक है। तो हो भी सकता है जापान के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो हाईएस्ट होते हुए भी अच्छा है, बट किसी भी कंट्री का अगर डेट टू जीडीपी रेशियो 50 और 30 भी है, दैट कैन बी कॉज और दैट कैन बी पेनफुल फॉर दैट कंट्री। अब बात करते हैं इंडिया की। तो ड्यूरिंग कोविड-19 इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो इंक्रीज़ कर गया था 74% से 90%, ये IMF के रिपोर्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं डेट टू जीडीपी किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ इकोनॉमिक में ग्रोथ रेट कितना है, टैक्स बॉयंसी क्या है, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एंड
एंड इन्वेस्टमेंट कितना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट कितना है। तो ये सारे पे आपको टेक टू जीडीपी रेशियो डिपेंड करता है। यह एक काइंड ऑफ पैरामीटर्स है ग्रोथ का मेज़र करने के लिए। अब बात करते हैं फिजिकल ड्रैग। तो फिजिकल ड्रैग क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है तो ऑटोमेटिकली कुछ फिजिकल स्टेबलाइजर एक्ट करने लगते हैं जो आपको इन्फ्लेशन का है उसको मॉडरेट लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही आपका वो ज़्यादा फैक्टर जो है वो आपका फिजिकल ड्रैग कहलाते हैं। एन ऑटोमेटिक फिजिकल स्टेबलाइजर बिकॉज हाई अर्निंग ग्रोथ विल लीड टू हायर टैक्स एंड देयर मॉडरेट इन फ्लक्चुएशन प्रेशर इन द कंट्री, प्रेशर इन द इकोनॉमी। अब बात करते हैं फिजिकल ड्रैग को समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि बात करते हैं कि जैसे कि हाई इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा किससे आया है, वो डिमांड के चलते। ज़्यादा डिमांड है मतलब महंगाई बढ़ गई है। अब ज़्यादा डिमांड आ रहा है तो ऑब्वियसली है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो वेजेस, ज़्यादा मजदूरों को जॉब और नौकरी मिलेगा तो वेजेस ज़्यादा मिलेंगे। जब वेजेस ज़्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली है कि इनकम ज़्यादा हो रहा है तो टैक्स ज़्यादा होगा। अब जब टैक्स ज़्यादा होगा तो नेट डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी। नेट डिस्पोजेबल इनकम कहने का मतलब है कि जो खर्च करने के लिए खर्च कर सकती है, चूँकि टैक्स में पैसा कट रहा है तो जो खर्च करने का जो पैसा इन हैंड आ रहा है वो कम जाएगा। और जब पैसा कम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली है कि डिमांड कम जाएगा, खर्च कम करना पड़ेगा क्योंकि पैसा ही कम आया है। तो ओवरऑल देखा जाए जहाँ पे जो टैक्स जो है, ये जो टैक्स जो है वो एक्ट किसकी तरह से काम कर रहा है, वो फिजिकल ड्रैग। मतलब हाई इन्फ्लेशन यहाँ पे था, अब उसको डिमांड, हाई डिमांड को अब कम डिमांड में ले आ जा रहा है। तो जो टैक्स जो यहाँ पे एक्ट एज करेगा फिजिकल ड्रैग, सो दैट इज़ द हायर टैक्स। सो यहाँ टैक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टैक्स जो है वो फिजिकल ड्रैग इंटिटी है, फिजिकल ड्रैग का तरह काम करता है। फिजिकल क्लिफ क्या है, तो फिजिकल क्लिफ क्या होता है कि किसी भी कंट्री का अगर गवर्नमेंट बॉडी को ऐसा सिचुएशन में या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट या कुछ ऐसा स्टेप्स लेती है जिसके चलते इकोनॉमिक में काफ़ी ड्रास्टिक डाउन आता है, हो सकता है अपोजिशंस के द्वारा या कोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या बिग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के द्वारा, पॉलिसी जो भी बनाई है गवर्नमेंट, जो लाई है, स्टेप्स जो लिए है, मेजर्स लिए, उसके अपोजिट में स्टेटमेंट देती है या उनको लगता है कि ये सही नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर इकोनॉमिक में काफ़ी अगर डाउन ट्रेंड आया, ग्रोथ में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई, वही आपका फिजिकल क्लिफ कहलाता है, ठीक है। और बात करते हैं, हाँ ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।